गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बात की थी सेल कम्युनिकेशन के बारे में कि किस तरीके से सेल एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है और ये सेल कभी भी आइसोलेट होके अपना काम नहीं करती। वो हमेशा साथ में मिलके एक सेल दूसरी सेल से साथ में मिलके काम करती है और आपस में कम्युनिकेशन निरंतर बनाए रखती है। ठीक है, तो सेल कम्युनिकेशन के अंदर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था रिसेप्टर। कि रिसेप्टर जो होता है वो सेल कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं, इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी पाए जाते हैं। हर जगह सेल में हमारे रिसेप्टर मौजूद होते हैं। वो सिग्नल को एक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमने देखा था रिसेप्टर्स जो होते हैं एक प्रकार से बने होते हैं इन द सेल ऑन द सेल एंड वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इतना हमने पढ़ा था। रिसेप्टर की डेफिनेशन हमने क्लास लेक्चर में देखी। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में कि कितने टाइप्स के रिसेप्टर हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, सेल के ऊपर पाए जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। मतलब यदि हम लोकेशन के हिसाब से बात करें तो सेल हमारी बॉडी में दो तरीके से पाई जाती है। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में दो तरीके से पाए जाते हैं। पहला है सेल सरफेस रिसेप्टर और दूसरा हम देखेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर को हम एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर भी बोल सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। क्यों, हम देखते हैं क्यों। लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू बाइंड अ लिगेंड आउटसाइड द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर इसलिए कहा हमने इसको क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही लोकेटेड होते हैं और लिगेंड को बाइंड करने का काम करते हैं। मतलब लिगेंड जो बाहर की सोर्स से आ रहा है आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के ऊपर ही ये पाया गया है। ठीक है, सेल सरफेस पे ही ये रिसेप्टर मौजूद है और बाहर से जो भी सिग्नल आ रहा है लिगेंड, सिग्नल का मतलब यहाँ पे हम लिगेंड की बात करें, लिगेंड का मतलब यहाँ पे सिग्नल है। ठीक है, जो भी सिग्नल आ रहा है, जो भी लिगेंड मॉलिक्यूल आ रहा है वो इस रिसेप्टर पे आके बाइंड हो रहा है और वो रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, सेल सरफेस के ऊपर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू बाइंड अ लिगेंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो सेल सरफेस रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर। ठीक है, परफॉर्म सिग्नल ट्रांसडक्शन कन्वर्टिंग एन एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल इनटू एन इंट्रासेलुलर सिग्नल। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन को ये परफॉर्म करवाते हैं कौन, सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो होते हैं ये सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल को इंट्रासेलुलर सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम भी सेल सरफेस रिसेप्टर का होता है। ओके, सेल सरफेस रिसेप्टर हैव थ्री मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर के पास में थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है एन एक्सटर्नल लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, ओके, जिसको हमने कहा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। दूसरा है हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन एंड एन इंट्रासेलुलर डोमेन इनसाइड द सेल। ओके, मतलब एक सेल के अंदर, एक सेल के बाहर और एक हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन के रीजन में। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होता है। ओके, अब देयर आर थ्री सब क्लास ऑफ द मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अब सेल सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो है उसकी तीन मेन सब क्लासेस है जो हम देखते हैं। पहला है चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके अंदर आएंगे आयन चैनल्स दैट ओपन इन रिस्पॉन्स टू अ लिगेंड। ठीक है, एक चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं जिसके अंदर आयन चैनल्स पाए जाते हैं और वो तब खुलते हैं जब किसी भी लिगेंड के लिए सेल को रिस्पॉन्स करना होता है। ओके, तब ये चैनल ओपन होते हैं। एंजाइमेटिक रिसेप्टर, रिसेप्टर इज एन एंजाइम दैट इज एक्टिवेटेड बाय द लिगेंड। ठीक है, रिसेप्टर इज एन एंजाइम दैट इज एक्टिवेटेड बाय द लिगेंड। ठीक है, ये जो एंजाइमेटिक रिसेप्टर होते हैं ये होते इनएक्टिव फॉर्म में, पर जैसे ही लिगेंड वहाँ आता है, जब बाइंड उसको होना होता है तब जाके यहाँ के एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और लिगेंड को बाइंड करने का काम करते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन बाउंड टू जीटीपी। ठीक है, असिस्ट
ट्रांसडक्शन साइट, ठीक है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है वो ट्रांसडक्शन साइट पे या ट्रांजेक्शन प्रोसेस में काम करते हैं। अब हम पहले बात करें इसको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम आगे देखते हैं पूरा सुपरफिशियली, अभी हमने इसको देखा, डिस्क्राइब हम इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर की, ठीक है। रिसेप्टर्स बाइंड विथ लिगेंड, एग्जाम्पल निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर क्या है? वैसे रिसेप्टर जो रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं लिगेंड के साथ में, जैसे एग्जाम्पल हम बात करें निकोटिनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन अ चैनल थ्रू द मेम्ब्रेन दैट अलाउज स्पेसिफिक आयन टू पास थ्रू, मतलब ये चैनल कब ओपन होते हैं? ये चैनल ओपन होते हैं एंड मेम्ब्रेन में क्या करते हैं? ये आयंस को पास करवाने का काम करते हैं। जब ये चैनल ओपन होंगे, आयन चैनल ओपन होंगे, तो मेम्ब्रेन में से जो स्पेसिफिक आयन है वो इसके द्वारा पास हो पाएंगे, ठीक है। कन्फॉर्मेशनल चेंज in the protein structure that allows ions such as sodium, calcium, magnesium and hydrogen to pass through, ठीक है। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं कुछ इसके अंदर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर में होते हैं और कुछ आयंस को ये इसके पास होने के लिए अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे आयन चैनल्स की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। बाइंड्स विथ अ लिगेंड एंड एक्टिव अ मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड जी प्रोटीन, ठीक है। क्या होता है? जी प्रोटीन में लिगेंड जाता है मेम्ब्रेन के ऊपर, उसके बाद में वो बाइंड होता है रिसेप्टर के ऊपर। तो जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन है रिसेप्टर का वो क्या है? कौन से प्रोटीन से बना हुआ है? जी प्रोटीन से बना है। वो जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर किससे मिलके बना होता है? हमको पता है प्रोटीन से मिलके बना होता है। बट ये वाला रिसेप्टर जो बना है स्पेसिफिक प्रोटीन है हमारा जी प्रोटीन, ठीक है, उससे मिलके बना है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? जी प्रोटीन रिसेप्टर, ठीक है। तो ये जो यहाँ का जो लिगेंड है वो जाएगा मेम्ब्रेन प्रोटीन के ऊपर, जी प्रोटीन पर जाएगा, बाइंड होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद रिसेप्टर वहाँ जाके एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन दैन इंटरेक्ट विथ आइदर एन आयन चैनल और एन एंजाइम इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। जब जी प्रोटीन एक्टिवेटेड हो जाएगा उसके बाद में ये आयन चैनल्स या फिर एंजाइम के साथ ये क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। जी प्रोटीन जो है वो एक्टिव होगा। ये सारा काम कहाँ हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जी प्रोटीन एक्टिवेटेड हो जाएगा, उसके बाद में वो आयन चैनल और एंजाइम के साथ में क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। ईच रिसेप्टर हैज़ its own specific extracellular domain and G protein binding site, ठीक है। हर रिसेप्टर का अपना एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है और एक उसकी साइट होती है जहाँ पे वो रिसेप्टर लिगेंड को बाइंड करवाता है, ओके। एग्जाम्पल हम बात करें बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। अभी निकोटिनिक रिसेप्टर हो गया, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हो गया। अभी आप केवल नाम याद रखें ये क्या होते हैं, हम आने वाले जो आपके सेमेस्टर्स आएंगे ना उसमें पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको HAP में जब भी ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और ये जो भी हम आगे जो हम नर्वस सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इन रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दूँगी। बट ये इन रिसेप्टर्स के बारे में जितना भी डिटेल में हमको पढ़ना है वो फार्माकोलॉजी नाम का आपको आगे एक सब्जेक्ट पढ़ना है जो 4th सेमेस्टर से आपको स्टार्ट होगा। वहाँ पे इन रिसेप्टर को आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप केवल इसका नाम याद रखिए कि एक निकोटिनिक रिसेप्टर होता है और एक बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होता है। बट यदि आप फिर भी चाहते हैं इसको अभी पढ़ना तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके बता सकते हैं कि मैडम हम इस रिसेप्टर्स को डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो एक मैं इसका अलग से एक वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी, ओके। अब थर्ड हम बात करते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। सेल सरफेस रिसेप्टर्स विथ इंट्रासेलुलर डोमेन्स दैट आर एसोसिएटेड विथ एन एंजाइम, ठीक है। सेल सरफेस रिसेप्टर विथ इंट्रासेलुलर डोमेन
दैट आर एसोसिएटेड विथ एन एंजाइम। मतलब सेल सरफेस जो रिसेप्टर है उसके अंदर जो इंटरसेलुलर डोमेन है वहाँ पे एक एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम टाइप का रिसेप्टर होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जैसे ही वहाँ पे लिगेंड आता है, कोई मॉलिक्यूल आता है और उस रिसेप्टर से आके बाइंड होता है एट इंट्रासेलुलर लेवल, ठीक है, तो वो वहाँ पे जाके एक्टिव हो जाता है और वहाँ से फिर अपना रिस्पॉन्स शो करवाता है। नॉर्मली हैव लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डोमेन्स, ठीक है। नॉर्मली हैव लार्ज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डोमेन, ठीक है। इनके पास नॉर्मली बहुत सारा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन वहाँ पे अवेलेबल होता है। कहाँ पे? एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में, ठीक है। When a ligand binds to the intracellular domain, a signal is transferred through the membrane and activates the enzyme, which eventually leads to एपोप्टोसिस, ठीक है। जब भी लिगेंड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स पे जाके बाइंड होगा तो सिग्नल्स जो होंगे वो ट्रांसफर्ड होंगे मेम्ब्रेन के द्वारा, और एंजाइम वहाँ पे क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा, और प्रोसेस वहाँ पे जो होगी, जो भी रिस्पॉन्स वहाँ पे आना होगा वो वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर। अब इस रिसेप्टर के भी बारे में आपको मैं बाद में डिटेलिंग करूँगी, अभी आप केवल इसका नाम याद रखिए, ठीक है। टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर एक प्रकार से ये एंजाइमेटिक रिसेप्टर कहलाता है, ठीक है। अब हम डायग्राम से समझते हैं कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्या चीज़ है। मतलब मेम्ब्रेन रिसेप्टर मतलब हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। हमने पढ़ा आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, दूसरा हमने देखा जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, और तीसरा देखा हमने एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो अब यह देखेंगे आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर में कुछ नहीं है, आयंस पाए जाते हैं। ये यहाँ पे क्लोज्ड है। अब फर्स्ट इसका दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि नॉर्मल सा ये क्लोज्ड है, जो चैनल है वो क्लोज्ड है, पर जब भी यहाँ पे कुछ भी लिगेंड आएगा और यहाँ पे आके जब वो बाइंड होगा तो बाइंड होने के बाद में क्या होंगे? आयंस होंगे, लिगेंड्स के साथ में आयंस वो अंदर चले जाएंगे। जैसे हमने ऊपर बात करी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो आयंस उसके अंदर चले जाएंगे। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर पाथ से वो इंट्रा सेलुलर पाथ की ओर वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे इन द आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। अब बी में हम देखें जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। तो ठीक है, 1 2 3 डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, एक जी प्रोटीन है और एक एंजाइम और आयन चैनल है, ठीक है। अब क्या होगा? एक रिसेप्टर है, एक जी प्रोटीन है और एक आयन चैनल है, एंजाइम चैनल है या फिर आयन चैनल है। सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे कि कोई लिगेंड आया, मॉलिक्यूल आया, इस रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गया, और जैसे रिसेप्टर पे आके बाइंड हुआ तो जी प्रोटीन जो इनएक्टिव फॉर्म में था वो एक्टिव फॉर्म में आ गया, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में आने के बाद में क्या हुआ? एक्टिवेटेड एंजाइम और आयन चैनल। तो इसने क्या करा, जैसे ही लिगेंड आया, रिसेप्टर से आके बाइंड हुआ, जी प्रोटीन जो था वो भी एक्टिव हो गया। उसके एक्टिव होने की वजह से जो भी एंजाइम और आयन चैनल थे वो भी एक्टिवेटेड हो गए और इन चैनल ने अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। सी हम देख रहे हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। कुछ नहीं होता है एंजाइम रिसेप्टर में, क्या होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव कैटालाइटिक डोमेन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे लिगेंड आएगा ये एक्टिव हो जाएंगे और ये अपना रिस्पॉन्स शो कर देंगे। लिगेंड का रिसेप्टर से आके बाइंड होना, देन रिस्पॉन्स को शो करना, इट्स लाइक अ लॉक एंड की थ्योरी। आप लोगों ने जो बच्चे बायोलॉजी से आए हैं, 12th में 11th में बायो पढ़ के आए हैं, उन सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि लॉक एंड की थ्योरी क्या होती है। उसी थ्योरी के ऊपर हमारा रिसेप्टर कॉन्सेप्ट है कि रिसेप्टर कैसे, लिगेंड कैसे बाइंड करेगा रिसेप्टर पे और कैसे रिस्पॉन्स को शो करेगा, ठीक है। रिसेप्टर जो है एक प्रकार से ताला है और लिगेंड जो एक प्रकार से चाबी है। जब भी चाबी ताले से लगेगी तो हमारा ताला खुल जाएगा, वैसे ही मतलब ताला खुला मतलब रिस्पॉन्स शो हुआ। तो वैसे ही जब भी लिगेंड हमारे रिसेप्टर से आके बाइंड होगा तो हमारा जो भी रिस्पॉन्स आना है, जो भी जिस भी टाइप का लिगेंड उसमें आया है, कौन से टाइप का रिसेप्टर है, कौन से टाइप का लिगेंड है, वो डिपेंड करता है, उस तरीके का फिर रिस्पॉन्स वहाँ पे शो हो जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की। Intracellular receptors are receptors located inside the cell
rather than its cell membrane। ठीक है, हमने ऊपर बात करी एक्स्ट्रा सेल्यूलर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर की जो हमारे सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं। अब हम यहाँ बात करें वैसे रिसेप्टर जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। हम देख रहे हैं लोकेटेड इनसाइड द सेल रादर देन इट्स सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उनको क्या कहा हमने, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इट इज़ फाउंड टिपिकली इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो इंट्रासेलुलर जो हमारे रिसेप्टर्स है वो हमको टिपिकली कहाँ देखने को मिलते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में, सेल के साइटोप्लाज्म में या सेल के न्यूक्लियस में। ligands of intracellular receptors are small, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, जो वाटर से हेट करते हो, हाइड्रोफोबिक molecules since they must be able to reach their receptors। ओके, ligands of intracellular receptors जो भी हैं, मतलब जो भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे आके जो भी लिगेंड बाइंड करेगा वो क्या होगा, सबसे पहली बात तो वो छोटा होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से वो रिसेप्टर पे पहुंचने की क्षमता रखता होगा, क्योंकि उसको सेल के अंदर तक पहुंचना है, बाहर से लेके अंदर तक उसको पहुंचना है, तो बहुत अच्छी उसकी एबिलिटी होना चाहिए रीच देयर रिसेप्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी रिसेप्टर फॉर हाइड्रोफोबिक स्टेरॉयड हार्मोन एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन एंड इंट्रासेलुलर। एग्जाम्पल हम बात करें तो प्राइमरी रिसेप्टर्स जो हैं हाइड्रोफोबिक स्टेरॉयड हार्मोन्स के, एस्ट्राडायोल जो जिसके अंदर है एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इंट्रासेलुलर लेवल पे आके वो बाइंड होते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। When a hormone enters a cell and binds to its receptor to change shape, allowing the receptor hormones complex to enter the nucleus and regulate gene activity। ठीक है, जब भी हार्मोन सेल के अंदर जाएगा, इंट्रासेलुलर लेवल पे जो भी हार्मोन है वो अंदर जाएगा, रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, देन रिस्पॉन्स में क्या देगा, एक तो उसका शेप चेंज कर देगा, उसके बाद में रिसेप्टर हार्मोन एक कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा, और उसके बाद में न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और जो भी जीन की एक्टिविटी वो वहाँ पे रेगुलेट होगी उसको वो चेंज कर देगा, या भी जीन एक्टिविटी जो भी है उसको वो रेगुलेट कर देगा। ठीक है, फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ कि हार्मोन जो है वो सेल के अंदर गया इंट्रासेलुलर लेवल पे, मतलब सेल के अंदर गया, रिसेप्टर से जाके बाइंड हुआ, वहाँ से उसने उसका शेप चेंज किया, और उसके बाद में रिसेप्टर हार्मोन एक कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बन गया। ये कॉम्प्लेक्स जो है न्यूक्लियस के अंदर गया, न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद जो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन एक्टिविटी हो रही थी वो वहाँ पे जाके उसको उसने रेगुलेट कर दिया। ठीक है, example of intracellular receptors are the class of nuclear receptors located in the nucleus and cytoplasm and the IP3 to the endoplasmic रेटिकुलम। ठीक है, एग्जाम्पल हैं कुछ रिसेप्टर के, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के न्यूक्लियस के अंदर IP3 हो गया, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सारे जो भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं एज अ डायग्रामेटिकली वे में कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कैसे होते हैं। सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसके बाहर हम देख रहे हैं सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक सिग्नल मॉलिक्यूल आया, और साइटोप्लाज्म में के अंदर आप देख पा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म की एक लेयर है। साइटोप्लाज्म में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मौजूद है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या हम कहें लिगेंड आया और वो वहाँ पे आके अटैच हो गया। ठीक है, इस रिसेप्टर में लिगेंड आया, यहाँ पे आके बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद में उसने कॉम्प्लेक्स जनरेट किया। अब ये कॉम्प्लेक्स सीधे कहाँ आया, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जीन एक्टिविटी हो रही थी, जेनेटिक एक्टिविटी हो रही थी बाय डीएनए एंड आरएनए के द्वारा। ठीक है, जीन एक्टिविटी डीएनए और आरएनए के द्वारा ही होती है, आप लोगों को पता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए की एक्टिविटी हो रही थी, तो एक कॉम्प्लेक्स आया और उसने उस एक्टिविटी को रेगुलेट कर दिया या चेंज कर दिया, इनहिबिट कर दिया या फिर इंक्रीज कर दिया, जो भी एक्टिविटी वहाँ पे जो होनी थी वो
जो रिस्पॉन्स आना था वो वहाँ पे आ गया। तो ये तो बात हो गई हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंपैरिजन करके कि सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होता है और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स क्या होता है। ठीक है, दो सेल दी हुई है। ठीक है, ग्रे कलर में आपको दो सेल नज़र आ रही होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आप देख रहे हैं कि सेल सरफेस रिसेप्टर मौजूद है। ग्रीन कलर में आप जो देख रहे हैं वो क्या है, हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर। यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है सेल्स की सरफेस के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा लिगेंड यहाँ पे आएगा, कौन अटैच होगा, हाइड्रोफोबिक सिग्नल यहाँ पे अटैच होगा। हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल जो होगा यहाँ पे अटैच होगा। देन सेल सरफेस के ऊपर ही जो भी रिस्पॉन्स शो होना था वो यहाँ पे हो जाएगा। बट हम अब बात करें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर आप देख रहे हैं सेल के अंदर है। ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में कि स्मॉल हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल बाहर से आया, अंदर गया और न्यूक्लियस के अंदर जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर था वहाँ पे आके वो बाइंड हुआ। देन उसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया और जो भी उसको न्यूक्लियस के अंदर एक्टिविटी चेंज करनी थी वो उसने करी। मतलब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, हम फिर से हम बात करें, देखें तो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी चेंज हो रही है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के द्वारा सेल के अंदर, और सेल सरफेस रिसेप्टर जो सेल के बाहर ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रिसेप्टर मौजूद होते हैं और वो वहाँ से रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो ये तो आज हमने बात करी कि रिसेप्टर्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं और हमारे सेल कम्युनिकेशन में रिसेप्टर्स का क्या रोल होता है। थैंक यू।